नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और हम पॉलिटिकल साइंस के जो टॉप एमसीक्यू कर रहे हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है और इससे पहले वाला इसका पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इन वीडियोस में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो इस लेवल के हैं जिस तरह के आपको हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ जैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर इसमें आएंगे तो उनके लिए अलग से स्लाइड ऐड कर दी गई है जिसमें कि उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। यानी जो मैच वाली के लिए अलग से स्लाइड हम डिस्कस तो करेंगे, शायद में अलग से स्लाइड भी होगी और इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो डिस्कस किया था उसका PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करनी है तो टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर उपलब्ध है और अब हमने उसके रेट्स बिल्कुल डाउन कर दिए हैं। 499 में आपके लिए वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। उसमें आपको टॉपिक वाइज के साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं वो 10-10 प्रत्येक पेपर के देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि न्याय का हर सिद्धांत अधूरा है, ये नारीवादी विचारक हैं आपके सुसान मोलर ऑकिन। तो सुसान मोलर ऑकिन का ये स्टेटमेंट है और एक इनकी बहुत फेमस बुक जो आपको ध्यान रखनी है, इसका नाम है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। तो जस्टिस जेंडर एंड फैमिली अगर आपको पूछी जाए बुक किसकी है तो ये सुसान मोलर ऑकिन की है। और क्योंकि रिलेट करती है आपका किससे, न्याय से, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या कहा है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। तो एक तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से सिद्धांत नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हैं? तो नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हमें बताना है कि इनमें से कौन से सिद्धांत हैं जो नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के भाग हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक बहुत फेमस थिंकर हैं। खासकर अगर जस्टिस की बात आती है तो जस्टिस के फील्ड में इन्होंने जो थ्योरी दी है वो हकदारी का सिद्धांत दिया है। हमने पहचानना है, ऑप्शन है स्थानांतरण का सिद्धांत, अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिकरण का सिद्धांत और अन्याय परिशोधन का सिद्धांत। अब इनमें से पहचानना है कि नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के पार्ट इनमें से कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक की अगर बात करें तो एक तो इनकी बुक बहुत फेमस जो कि आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो बुक है ये किसकी है? रॉबर्ट नॉजिक की है। और इसी बुक में अपना न्याय का हकदारी सिद्धांत ये देते हैं। तो न्याय का हकदारी सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की ये आलोचना करते हैं और इसमें इन्होंने न्याय का जो हकदारी सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 तत्वों को मान्यता दी है। पहला ये बताते हैं स्थानांतरण का सिद्धांत या हस्तांतरण, इसे लिखा गया है हस्तांतरण का सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत। इसके अलावा अवसर की निष्पक्ष समानता की ये बात नहीं करते हैं क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं। न्यायपूर्ण शुरुआती अधिकरण का सिद्धांत ये देते हैं और अन्याय परिशोधन यानी अन्याय को के जो परिवेश है उसको परिशोधन करने का सिद्धांत भी इनका है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के 3 पार्ट हैं और अवसर की निष्पक्ष समानता की बात रॉबर्ट नॉजिक नहीं करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर इसका है अल्फ्रेड कोबान। तो अल्फ्रेड कोबान के द्वारा लिखी गई है आपकी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और बुक जो है
डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। बस ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ड आ गया आपका मॉडर्न, तो डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये डेविड ईस्टन की बुक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अल्फ्रेड कोबान की बात की जाए तो इनकी बुक आई थी 1953 में, और इससे 2 साल पहले 1951 में द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि डेविड ईस्टन की बुक है, ये आई थी। तो डेविड ईस्टन की बुक 1951 में और अल्फ्रेड कोबान की बुक 1953 में। डिफरेंस क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की बात करते हैं डेविड ईस्टन, और सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी अगर है तो आपको अल्फ्रेड कोबान आंसर करना है। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी अगर आपको सीरियल लगाने को भी आए तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले जो बुक आई थी वो डेविड ईस्टन की बुक आई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रॉल्स के अज्ञानता की अवधारणा के लिए सही नहीं है। अज्ञानता का जो आवरण का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स ने दिया है, इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी फेमस बुक है, और इन्होंने कहा समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति तथा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता है। इसी को इन्होंने अज्ञानता का आवरण या अज्ञानता का पर्दा कहा है, क्योंकि समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो अपना स्थान नहीं समझते हैं, अपने वर्ग स्थिति उनकी क्या है या उनकी सामाजिक जो हैसियत है उसको वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। इसी को अज्ञानता का आवरण कहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को नहीं जानता है कि प्राकृतिक संपदाओं में क्या वितरण है और क्या उनकी क्षमताएं हैं, उसके भाग्य को वो नहीं जानता है। इसके अलावा पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को भी नहीं जानते हैं ये कहा गया है इसमें, और पक्षकार अच्छे को अपनी अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं। जो पक्षकार होते हैं वो अच्छे की जो अपनी अवधारणा है कि क्या अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है, उसकी अवधारणा को नहीं जानते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को वो जानते हैं जबकि वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। अब देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ये पहचानना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। शक्ति एक दायी का काम करती है, जो नया हमारा समाज रूपी शिशु है उसको गर्भ में धारण करने वाली जो हर पुरानी व्यवस्था है उसके लिए शक्ति एक दायी का काम करती है। ये कथन किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, जोड़, कार्ल मार्क्स, लास्की या फिर हंट। सही आंसर है आपका ये कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो स्टेटमेंट है आपका कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि प्रत्येक जो विचारक है वो अपने युग का शिशु होता है। ये कहा है आपका डनिंग का स्टेटमेंट है, तो ये डनिंग का स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म ये बुक है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं, स्टालिन, मार्क्स, लॉस्की या फिर ट्रॉट्स्की। तो सही आंसर इसका है ये स्टालिन की बुक है। स्टालिन की ये बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, और ये जो बुक है इनकी 1924 में पब्लिश होती है स्टालिन की। और इसमें जो स्टालिन है, स्टालिन का फेमस नारा भी है और कॉन्सेप्ट भी है इनका, क्या? एक देश में समाजवाद। तो एक देश में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो इसी बुक में दिया था, द प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। तो लेनिनवाद की समस्याओं के अंतर्गत ही ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि एक देश में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है, बाकी चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूंजीवाद क्यों ना हो, लेकिन एक देश में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। स्टालिन भी आपके रशिया के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 सूचियां हमारे पास दी गई है। अगेन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 सूचियां दी गई हैं जिनको हमने मैच करवाना है, और
कूट मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, आपको जो मैच्ड स्लाइड है वो ऐड कर दी गई है। फिलहाल हम देखते हैं आइजिया बर्लिन हमारे पास है। तो आइजिया बर्लिन ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, तो निगेटिव लिबर्टी को, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी फेमस बुक है, तो निगेटिव लिबर्टी के ये समर्थक रहे हैं। फ्रेडरिक वान हेयक की अगर बात करें तो हेयक का इनमें से जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है हेयक का। कार्ल पॉपर की अगर बात करें, हेयक की बात करें तो हेयक का जो है, एक सेकेंड और दोबारा से देखते हैं। आइजिया बर्लिन का नकारात्मक, एफ ए हेयक अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर की बात करते हैं। कार्ल पॉपर का है उत्तर परिवर्तन, और मैकफर्सन तो आप जानते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, यानी जो रचनात्मक स्वतंत्रता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सीबी मैकफर्सन ने दिया है। आइए देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए ऐड कर दी गई है। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता, अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर, फ्रेडरिक हेयक और कार्ल पॉपर उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, और रचनात्मक स्वतंत्रता आपका सीबी मैकफर्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर से हमारे पास दो सूचियां दी गई हैं, और इसमें आपको अगर देखें तो एक तरफ तो आपके मार्क्सवादी थिंकर हैं, दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है दूसरी तरफ। तो पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर से रिलेट करता है। तो लेनिन है, रोजा लग्जमबर्ग है, माओ सेतुंग है और आपके ग्रामसी हैं। तो लेनिन की अगर बात करें तो लेनिन ने क्या दिया था, क्रांति का जो अग्रदल की थ्योरी है वो लेनिन ने दी थी। रोजा लग्जमबर्ग, इन्होंने जनता के स्वतः स्फूर्तता का सिद्धांत दिया है। माओ की बात करें तो माओ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जन दिशा का कार्यक्रम है ये माओ से रिलेट करता है, और ग्रामसी ने निष्क्रिय क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगेन चारों के चारों इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, मार्क्सिज्म से रिलेटेड, और चारों कॉन्सेप्ट इनके बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रही आपके लिए मैच स्लाइड। लेनिन क्रांति का अग्रदल, रोजा लग्जमबर्ग जनता का स्वतः स्फूर्तता, और जन दिशा माओ सेतुंग की हो गई, और आपका ग्रामसी का हो गया निष्क्रिय क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहचानना है हमें थिंकर को, वे ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। वे लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी थे, इन्हें पहचानना है। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज जेम्स ब्राइस हैं, हेराल्ड लास्की है, मॉन्टेस्क्यू है, जेरेमी बेंथम है और फ्रेडरिक हीगल है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं पर सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। तो इनमें से अगर देखें तो हेराल्ड लास्की जो हैं बहुत प्रभावशाली लेखक रहे हैं, और अधिकतर राजनीतिक संस्थाओं या फिर आपके जो लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत सारी बुक्स इनकी बहुत फेमस बुक हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी सबसे फेमस बुक है। तो एक तो कम से कम ध्यान रखनी है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर कौन है, तो ये ग्रामसी हैं, हेराल्ड लास्की है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बिल्कुल कोशिश की गई है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहे वो वही फॉर्मेट रहे जिस फॉर्मेट से यूकेपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये असर्शन एंड रीज़न है आपका, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर दिया गया है। कथनों को पढ़ना है और कूट की सहायता से प्रयोग करके सही उत्तर हमें देना है। कथन है कि कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है। पिग फिलॉसफी कहा है बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, क्योंकि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो कार्लाइल ने इसे सुवर दर्शन या सुकर सिद्धांत कहा है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि उसके अनुसार प्रसन्नता यानी जो हैप्पीनेस है वो आनंद से बढ़कर है, यानी प्लेजर से बढ़कर जो है वो हैप्पीनेस है। ये इसके पीछे तर्क दिया गया है। और अगर बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कार्लाइल ने कहा है पिग फिलॉसफी, और जो स्टेटमेंट है कि हैप्पीनेस जो है वो प्लेजर से बढ़ के होती है, ये इसका रीज़न भी सही है। यानी कथन ए भी सही है, कारण आर भी, दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके पास कथन कारण है, दो कथन दिए गए, एक कथन एक कारण दिया गया है, और हमें पहचानना है इनमें से। राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। तो
क्या कहा गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका है उसको समझने के लिए इसको राजनीतिक दर्शन से जोड़ा जाना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट जो तर्क है ये कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है कौन सा थिंकर, यानी संसाधनों की क्षमता के रूप में न्याय का वर्णन करते हैं या संसाधनों की क्षमता से संबंधित कौन सा थिंकर इनमें से नहीं है। तो जिन जिन थिंकर्स ने संसाधनों की क्षमता की बात की है उनमें आपके आ जाते हैं रॉल्स हैं, रॉल्स सबसे पहले हैं, संसाधनों की क्षमता की बात करते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं रोकोवस्की भी आपके संसाधनों की क्षमता की बात करते हैं। इक्वल जस्टिस जो है इनकी बुक है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस आप जानते ही हैं जॉन रॉल्स की। डॉर्किन भी है, तो डॉर्किन भी जो बात करते हैं ये भी बात करते हैं आपके संसाधनों की क्षमता की। और आपके इनमें से कौन नहीं है, माइकल वॉल्जर नहीं है। माइकल वॉल्जर जो है कम्युनिटेटर, एक तरह से इनका जो राजनीतिक सिद्धांत में है वो कम्युनिटेटर की स्थिति मानी जाती है। तो संसाधनों की क्षमता से संबंधित थिंकर कौन नहीं है, तो माइकल वॉल्जर नहीं है। जटिल समानता की ये बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्फीयर ऑफ जस्टिस इनकी फेमस बुक है, स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये बुक भी आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ्रेड कोबान के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पतन का परिणाम था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हमने अभी डिस्कस किया था कि इनकी फेमस बुक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेविड ईस्टन की बुक है। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कब लिखी थी, 1953 में लिखी थी। तो 1953 आपका इसका ईयर भी ध्यान रखना है। तो ये बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है वो किसका परिणाम था, अल्फ्रेड कोबान के अनुसार हमें बताना है। पूंजीवादी के साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शीत युद्ध की बात इन्होंने नहीं की। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को ये राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा जो संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया था इसको ये पतन का कारण मानते हैं। नव उपनिवेशवाद को भी नहीं मानते हैं। तो अगर पूछा जाए अल्फ्रेड कोबान ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जो कारण बताया या परिणाम बताया वो क्या था, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा जो संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया वो इसके पतन का परिणाम था। अगला क्वेश्चन, अगेन दो सूचियां दी गई हैं और हमें मैच करवानी है। तो एक तरफ आपके बुक्स हैं, एक तरफ आपके ऑथर्स हैं। तो अगर बुक्स और ऑथर्स की बात की जाए तो जहाँ सात्र की अगर बात की जाए तो बीइंग एंड नथिंगनेस इनकी फेमस बुक है। जॉन रॉल्स की अगर बात करते हैं तो जॉन रॉल्स का तो सभी जानते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी दो फेमस बुक है। रॉबर्ट नॉजिक की बात करें तो द नेचर ऑफ रैशनैलिटी इनकी एक बुक है, और इसके अलावा आपका जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स भी रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। माइकल वॉल्जर की बात करें तो स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये आपको मैच करने हैं। कूट मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मैच स्लाइड दे दी गई है। तो ये मैथ स्लाइड है, देख सकते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस जेम्स पॉल सार्त्र की है, आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की हो गई, द नेचर ऑफ रैशनैलिटी नॉजिक की हो गई, और स्फीयर्स ऑफ जस्टिस आपकी वॉल्जर की हो गई। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन से विद्वान हैं जिनके द्वारा समता क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी और दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया है? तो समता क्षमता में संतुलन, ये आपका राजनीतिक संस्कृति से ही रिलेटेड है। और जो समता और क्षमता के संतुलन के लिए वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट और दक्षिणपंथी यानी राइट्स जो हैं, तो इनके बीच में
जो शक्तियों की विद्यमानता है इसको आवश्यक बताया था। तो लेफ्टिस्ट मतलब जो थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, राइटिस्ट जो ट्रेडिशनल होते हैं, पारंपरिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो राइटिस्ट कहलाते हैं। ये वर्णन दिया था F.W. रिक्स ने। तो रिक्स फेमस, जो कि पारिस्थितिकी प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं, F.W. रिक्स बहुत फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साला मॉडल इनका एक बहुत फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें से हमें ये पहचानना है कि कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स, मैन ऑन द हॉर्सबैक। अब देखिए यही सुमेलित नहीं है, पहली बात। बाकी लॉस्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, प्लेटो का स्टेट्समैन बुक है, पॉपर ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, इसमें ये प्लेटो हीगल की जो है आलोचना करते हैं कि ये ओपन सोसाइटीज़ के एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं। और कार्ल मार्क्स जो है मैन ऑन द हॉर्सबैक, कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है बल्कि मैन ऑन द हॉर्सबैक जो है ये फाइनर की बुक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, हमें सुमेलित करना है। कूट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऐड नहीं किए हैं, आपको ये बुक्स दी गई हैं, इनको पहचानना है कि ये किस किस थिंकर की बुक है। तो सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात की जाए तो ये रॉबर्ट मैकेंजी की बुक है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये रॉबर्ट मिशेल्स की बुक है, बहुत फेमस है रॉबर्ट मिशेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा अगर बात करें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यूजीन ब्लॉन्डेल की बुक हो जाती है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी ये जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हाइग्रेव की बुक है। तो ये चारों बुक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लिए मैच की गई स्लाइड दे दी गई है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ रॉबर्ट मैकेंजी की है, पॉलिटिकल पार्टीज़ रॉबर्ट मिशेल्स की है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जीन ब्लॉन्डेल की है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी जो है जेम्स ए बिल और आपका रॉबर्ट एच हाइग्रेव की बुक है। तो चारों बुक आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। अब देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किसकी बुक है, आर नॉजिक की बुक है। रॉबर्ट नॉजिक ने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है, बहुत फेमस इसकी बुक है रॉबर्ट नॉजिक की। और इसके अलावा एक बुक मैंने बताई थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इनकी फेमस बुक है। इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं। 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक कौन से हैं। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि जो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति है, 3 या तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय, तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय, इसके परिवर्तक कौन है भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में। तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए अतुल कोहली दिए गए हैं, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ दिए गए हैं, पार्था चटर्जी दिए गए हैं और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय का जो कॉन्सेप्ट है ये जो भारत के बहुत फेमस थिंकर माने जाते हैं, राइटर भी हैं, योगेंद्र यादव का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, योगेंद्र यादव इसके सही आंसर है। इनमें से कोई भी आपका सही आंसर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी अगेन फेमस ये बुक है, इम्पोर्टेंट है। किसकी बुक है तो ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रेडरिक, अरस्तू, कार्ल मार्क्स, ब्राइस। सही आंसर है इसका ये कार्ल जे फ्रेडरिक की बुक है। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है फ्रेडरिक की और ये कहाँ के थे तो जर्मन यूएसए से रिलेट करते हैं आपके। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी बुक जो है कार्ल जे फ्रेडरिक की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब फिर से 2 सूचियां हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए लास्ट की हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाता है कि बार बार अगर कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ MCQs डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो लोक प्रशासन से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट वाइज भी किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी किए हैं। तो आप देख सकते हैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और इनका जो इम्पोर्टेंट MCQ वाले पार्ट 1 पार्ट 2 इनका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी ऐड करने वाला हूँ। तो लास्ट की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, हर्बर्ट स्पेंसर की मैन वर्सेस द स्टेट है और जॉन ऑस्टिन की लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस, ये भी सही है। जॉन लॉक की ऑन लिबर्टी नहीं है, ऑन लिबर्टी आप सभी जानते हैं कि बहुत फेमस रचना है आपकी, JS मिल की रचना है। तो ऑन लिबर्टी आपकी JS मिल की रचना है। तो इस तरह से आप अगर हर वीडियो को देखते हुए चलते हैं अपने चैनल पे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है, ऐसी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आने वाले टाइम में आपके काफ़ी प्रैक्टिस सेट में इस तरह से करवाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी है। द मॉडर्न प्रिंस देखिए बहुत फेमस है। पहली बात तो द प्रिंस जो बुक है ये किसकी है, ये मैकियावेली की है। तो मैकियावेली की बहुत फेमस बुक है जिसमें इन्होंने राज्य का वर्णन किया है। इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है आपका मैकियावेली को। और इसी पुस्तक का अनुकरण करते हुए 20वीं सेंचुरी में जो द मॉडर्न प्रिंस लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी एंटोनियो ग्राम्सी की बुक है द मॉडर्न प्रिंस। तो बहुत फेमस है। मैकियावेली का द प्रिंस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। राज्य शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो मैकियावेली ने द प्रिंस में ही किया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और पहचानना है हमने कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो थिंकर हैं एक साइड में इनके कॉन्सेप्ट हैं, हेयक हैं, W फ्रीडमैन है, हिचनर और हम्बोल्ट हैं और आर्थर रोजनबर्ग हैं। तो हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ये इनकी बुक है। W फ्रीडमैन की अगर बात करें तो W फ्रीडमैन से रिलेटेड हैं लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, ये W फ्रीडमैन से रिलेटेड है। और अगर हम देखें हिचनर और हम्बोल्ट जो है इनसे रिलेटेड है आपका द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट आपका किससे रिलेटेड है, हिचनर और हम्बोल्ट से। और डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आपका आर्थर रोजनबर्ग से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैथ स्लाइड हैं, तो ये आपको रीड कर लेना है एक बार। हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हो गया, हेयक का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हो गया, W फ्रीडमैन का लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी हो गया, हिचनर हम्बोल्ट का द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट हो गया, आर्थर रोजनबर्ग का डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आ जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जो हो जाता है वो बोरिंग लगता है आप लोगों को, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम क्वेश्चन हो, अच्छे से कवर हो और मैक्सिमम जो है आपको फैक्ट मिल सके। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्तर के, इससे अच्छे स्तर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी टेस्ट सीरीज़ में उपलब्ध मिल जाएंगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि इसका PDF आपको वही देखने को मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।